यस मैम। मैंने ये पूछा था कि जी। एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोनों ने शादी करी है, हम्म। ठीक है, दोनों ने शादी करने के बाद में वो वाइफ जो है वो हस्बैंड को फिजिकल होने नहीं देती, ठीक है। हम्म। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये सब नहीं करना। तो हम्म। क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंदर का तो एक ग्राउंड आ जाएगा ना मैम। वो डाइवोर्स के लिए ला सकती है या मैम म्यूचुअल विदाउट सेक्शन डाइवोर्स, 3 डिवोर्स के बन सकता है। अंतर्गत डाइवोर्स सेक्शन इज 9 ओके सेक्शन ओके 9 ओके। में आ जाएगा। क्यों कंज्यूगल रेस्टिट्यूशन? ऑफ हाँ, ड्यू रेस्टोरेशन वाई सेक्शन रेस्टिट्यूशन? 9 में आ जाएंगे। सेक्शन 9 में सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन के करने के अंतर्गत आ लिए जाएंगे। लड़की जो है फिजिकल होने ही नहीं देती। हम्म। तो सेक्शन 9 क्या हम्म। करेगा? उस लड़के के साथ में क्या रहना जो उस हम्म। लड़की क्या कर रही है, फिजिकल होने नहीं दे रही है, फिजिकल इंटीमेसी है हम्म। ही नहीं। तो उस लड़की के साथ मेरे रह के क्या हम्म। करेगा लड़का? रेस्टिट्यूशन के लिए लड़की बोलेगी कि चल हम फिर से रहेंगे साथ में। अरे क्या भरोसा, जो टच ही करने नहीं दे रही है लड़के को, तो लड़का क्या करेगा बेचारा, हम्म। उसको क्या करना चाहिए? अब या तो साथ में रहें या तो डाइवोर्स का एक वो है, ग्राउंड है। ठीक है चलो, ओके डाइवोर्स ग्राउंड, फाइन। मृदुल ओके। विकी बताओ। चलो एक एक से पूछती हूँ आज मैं, बिफोर स्टार्टिंग सीपीसी। चलो चलो चलो, सीपीसी पढ़ना है ना तो ऐसे पढ़ेंगे सीपीसी को। चलो चलो चलो। काउंसलिंग कर सकता है प्लीज ना? ऑन योर माइक। सॉरी, काउंसलिंग कर सकता है ना? काउंसलिंग? हाँ। मैम यहाँ पे काउंसलिंग कहाँ से आएगा? जस्ट अ मिनट विकी, जस्ट अ मिनट, बोलने दो, जितना होना है ना उनको बोलने दो। हर्षिता। एनलमेंट ऑफ मैरिज मैम। व्हाट व्हाट व्हाट? एनलमेंट ऑफ मैरिज कर सकते हैं। एनलमेंट? यस मैम। व्हाट इज एनलमेंट? मैरिज का रद्द करने का, नल एंड वॉइड या, का होता है ना। ब्यूटीफुल 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 आंसर। राजेश जी, अपर्णा, गौरव, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होएगा इसमें। डिसोल्यूशन ऑफ इसमें मैरिज सेक्शन 12। मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा के लोगे। सेक्शन 12 में यस यस। नहीं, सेक्शन सेक्शन 12 तक तो मेरा दिमाग क्या ही। लेकिन वो कई साल से वो रह रहे हैं ना साथ तो में। फिजिकल इंटीमेसी है Grounds- कहाँ? क्यों सफर करे भाई, क्यों सफर करे? शादी किस लिए हुई है? वो चीज उसको वो मिल ही नहीं रही जी। है ना मैडम इस राजेश? केस में नहीं ना मैडम, इस केस में फिर केस के पैकेज 3 डिफरेंट केसेस का पैकेज वो आदमी पर आ जाएगा ना मैडम। सीआरपीसी 125 आ जाएगा, डोमेस्टिक यस वायलेंस आ जाएगा। यस यस। इसलिए तो मैंने बोला कि ऐसे कभी नहीं पढ़ते हैं जो आप लोग रट्टा मार करते हो ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चलो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये तो एक मैरिज का क्वेश्चन। राजेश, हैप्पी विद द क्वेश्चन एंड द आंसर? यस मैम, थैंक यू मैम। Yes. Now your second question was property related case. Okay. Now, अब इसका क्वेश्चन था मृदुल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस इसने मुझसे पूछा कि क्या सीपीसी प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस होती है क्या? ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो मेरे दादाजी की है, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी पे मेरा हक है क्या? सोचना पड़ेगा। मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, मेरे को हक मिलेगा क्या प्रॉपर्टी में? यस मैम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सक्सेशन का केस बनेगा। अब
मेरा जो भाई है वो बोलता है तेरे को क्यों दे, यू आर अ गर्ल, कीप क्वाइट। माय ब्रदर सेज, मेरा भाई बोलता है तेरे को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, तू क्या करेगी, जा शादी कर भाग। ठीक है, माय ब्रदर सेज दिस टू मी, तुझे क्या करना है, क्या जरूरत पड़ी है प्रॉपर्टी की, हम देंगे ना तेरे को बाद में, हम देंगे ना। तो व्हाट ऑप्शन आई हैव, राजेश, मैं क्या कर सकती हूँ? सर मैडम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होंगी तो ऑटोमेटिक आपका अधिकार बनता है उस पर, वो मिल जाएगी। अगर वो मुझे अगर इनहेरिटेंस होने दो, कल को उसने सेल डीड करके वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दिया, पैसा लेके बैठ गया, मैं कहाँ जाऊं? मैडम कोर्ट से रजिस्ट्री रद्द कैंसिल हो सकती है। हाँ, तो उसके लिए मुझे कोर्ट तो जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट जाएंगे मैम। यस, तो उसके लिए सीपीसी एप्लीकेबल है या नहीं? यस मैम। ठीक यस है, मैम। सीपीसी में हम लोगों को क्या क्या मालूमात होना चाहिए? यस, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ओके फाइन। सीपीसी को लेकर हमें क्या क्या मालूमात होने चाहिए? देखिए शेयरिंग ऑप्शन, सीपीसी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सीपीसी का क्या क्या मालूम होना तो चाहिए कि सीपीसी सेक्शन से पढ़ी जाती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ब्ला 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 ब्ला, वहां नो से मैम। पढ़ेंगे सीपीसी। मैम इंटरलिंकिंग मेथड, सेक्शन और ऑर्डर को लिंक करेंगे। ऑर्डर से पढ़ा जाएगा इंटरलिंक करके सीपीसी में। यस हाँ, यस मैम। मेरी बात, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक लेक्चर सुनने जाते हो कोई जस्टिस का, ठीक है, एनीबॉडी, इट मे बी एनी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो लोग आप लोगों को इंट्रोडक्टरी ऑर्डर के बारे में बताते हैं, डेजर्डेंडी के बारे में बता देते हैं, ऑर्बिटर डिक्टेडम के बारे में बता देते हैं, मालूम है क्या कुछ? मालूम है क्या उसके बारे में कुछ? नहीं। लेक्चर सुनने चले जाते हैं, चले जाते हैं ना? यस मैम। नो, यस, मैं नो नहीं बोलूंगी, यस, आप लोग लेक्चर यस सुनने मैम। चले जाते हो, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। यस हर्षिता, वी गो, वी हियर द लेक्चर। बिल्कुल मैं ये बोलूंगी कि यस 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 यस, विदाउट नोइंग कि वो जो लीगल फॉर्म है, लीगल वर्ड है, वो है क्या, मालूम थोड़ी है, नहीं मालूम। इंट्रोडक्टरी ऑर्डर क्या होता, इंटरम ऑर्डर क्या होता, प्लेंट क्या होता, प्लीडिंग क्या होता, नहीं मालूम, नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। पर हम जब कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सी आई नेवर से डोंट गो, पर हम लोगों को पढ़ के जाना चाहिए ऑन दैट टॉपिक। तो आप उस चीज के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन आएगी आपको कि किस तरीके से उस चीज को पढ़ना रहता है, वो चीज क्या है, फायदा है क्या, हम लोग जाके वहां पे क्या करते हैं, तो उसको क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सारी चीजों का अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ मैं, थोड़ा सा सीपीसी आपका बैकग्राउंड तो दिखाऊं मैं आप लोगों को। ऑन द स्क्रीन प्लीज, आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, आई थिंक। यस मैम। मृदुल आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये देखो, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, साइटेशन नंबर क्या है, 5वां, 5 बार बोल चुकी हूँ, साइटेशन नंबर सुन लीजिएगा। एनैक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, अब आना और उससे पहले आना, ठीक है, 21 मार्च 1908, क्या ये सीपीसी
1908 में आई थी। इसका बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, कभी है? 1 जनवरी, नहीं मालूम क्या? 1909, नहीं मालूम क्या? बिल्कुल मालूम है। मालूम है तो आप मुझे ये बताओ, क्या सीपीसी 1908 में आई थी? तो हम लोग फिर एविडेंस 1872 का पढ़ते हैं क्या? क्यों पढ़ते हैं फिर? क्यों पढ़ते हैं एविडेंस 1872 का? क्यों पढ़ते हो? 1908, उससे पहले आईपीसी हमने देखी, हमने इससे पहला सीआरपीसी देखा। तो मुझे बताओ सीपीसी आई कब थी? क्या सीपीसी के बारे में लोग जानते थे? 1859 जब सीपीसी के बारे में पता चला था, जो हमारे बड़े बड़े जस्टिस लोग होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उन्होंने बोला भाई अभी सीपीसी बनाओ, राइट्स समझो, प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। हमको, आप लोगों को पता है 712 एक्सट्रैक्ट क्या होता है? नहीं मालूम। हम लोगों को ये पता है कि जो एंट्रीज होती है, पता है एंट्रीज होती है जिसको हम म्यूटेशन एंट्रीज का बोलते हैं, पता है? नहीं मालूम। फिर आप एक केस लेते हो, मैम इसमें क्या कर सकते हैं? बता दिया क्या कर सकते हैं। पेपर तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि नहीं? पेपर नहीं देखोगे? सीपीसी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सारी छोटी छोटी चीजें, मामला पता होनी चाहिए कि ये 1859 में उसने क्या कह दिया कि ये जो सीपीसी है किससे नहीं लगती? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी स्मॉल टाउन, और सबसे छोटा प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट कौन से मैटर देखता है? रेंट वाले मैटर देखता है, रेंट वाले। अरे मेरा तो जो घर है ना, मैंने उस बंदे को, मैंने मृदुल को रेंट पे दिया है, पैसा ही नहीं देता है मेरा। क्यों भाई मृदुल, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो मेरा? केस करूं तुम्हारे ऊपर? कहाँ करूंगी ये पता ही नहीं है मुझे। इसे तो मैंने ये बोल दिया कि रुक मृदुल, मैं तेरे नाम से केस करती हूँ। करना कहाँ है पता नहीं, पता नहीं है कहाँ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी तो आप आगे बढ़ के पढ़ना समझेंगे कि कैसे होता है। इसका अमेंडमेंट उसके बाद में हुआ 1877 में, उसके बाद में 1882 में, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सब। उसके बाद ये 1908 में इसका हाथ जोड़ी हो गई, जब फाइनली फाइनली सीपीसी को बताया गया ये है। अब हिस्ट्री क्या थी सीपीसी की? ये किसने बनाया सीपीसी? ये हमारे सर चार्ल्स वुड, जो हमारे महान, जिन्होंने सीपीसी, सर चार्ल्स वुड, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया भी देखो। मैंने ना बहुत सारे एडवोकेट्स को भी देखा है, जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इट स्टेट्स दैट दिस इज दिस एंड दिस इज दैट। अरे तुम लोग जजेस को पढ़ाने जा रहे हो क्या लेजिस्लेचर में क्या बोलता है और इसमें क्या बोलता है? सिविल प्रोसीजर कोड इसीलिए लाया गया कि आप सभी लोगों को समान समझें। ठीक है, एक मेरा बाजू वाला है, कचरा फेंक के चले जाता है, हम बोलेंगे भाई तू काहे कचरा फेंक के जा रहा है? क्यों कचरा फेंक रहा है? एक दिन मना किया, दूसरे दिन मना किया, सुनता ही नहीं है। क्या करूंगी मैं? केस करना पड़ेगा, मेरे राइट्स है। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी पे गंदा काम कर रहा है। मैंने एक घर लिया बनाने के लिए, गांव वाले उससे घर में आना जाना कर रहे, उनका घर है क्या? कैसे राइट समझेंगे हम लोग? तो उसके लिए हमको सीपीसी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर 1858 को जब उन्होंने गवर्नर जनरल से एसेंट लिया, 23 मार्च 1859 में, जब 1909 को देख लीजिए, 1908 को देख लीजिए, कितनी बार सीपीसी में अमेंडमेंट्स आई, कितनी बार चेंजेस हुई। रीसेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि सीपीसी में अमेंडमेंट हुई 2002 में। उसके बाद में मलिमत कमेटी बैठी, जिसमें ये केस है जो डिस्कस करते हैं, सलीम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अमेंडमेंट्स ऑफ चेंजिंग द नेचर ऑफ द स्टैच्यू। अभी चेंजिंग द नेचर ऑफ द स्टैच्यू का मतलब ये थोड़ी है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आंखें बंद करके वहां पे बैठी हुई है उसका चेंज करना है। अरे नहीं भाई, चेंजिंग द नेचर ऑफ द स्टैच्यू का मतलब है कानून चेंज करना, चीजों को बदलना, लोगों की सोच से ये करना, चीजों को उस चीज डायरेक्शन में लेके जाना जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, उनके हक के लिए हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे बोला कि अमेंडमेंट्स आई, अब जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सारी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब वो लॉ ही नहीं है, वो कानून ही नहीं है।
तो कानून की परिभाषा देखेंगे कि 2015 में एक अमेंडमेंट आई थी जो कमर्शियल कोड को लेकर, कमर्शियल कोड क्या होता है, जिसमें मैं एग्जांपल देती हूँ कि हेयर कट का एग्जांपल देती हूँ, जिसमें कौन था वो उस्मा जिसने बालों में थूका था, जावेद हबीब था ना वो, यस मैम, जावेद हबीब। जिसने वो स्प्रे मशीन जो होती है, वो बालों में स्प्रे मशीन चलाई जाती है, स्प्रे मशीन के जगह पे उसने थूका, थूकने के बाद क्या हुआ, वो लेडी के बाल, उसके बाद उसने उसको ब्लो ड्राई किया, बाल जल गए। एक लेडी का जो बाल होता है उसका गहना होता है, उस गहने को उसने ये कर दिया, तो मजाक थोड़ी। आज हम लोग सोसाइटी में घूमते हैं तो एक लड़की को उसके कैसे देखा जाता है, अरे बाल देख, ये देख, वो देख, जनरल बात। तो अगर उसके बाल में थूकने के बाद उसकी ब्लो ड्राई करी गई, उसके बालों को जलाया गया, तो कहाँ जाएगी बेचारी। उसने क्या किया, कमर्शियल कोर्ट गई, और उसके बाद में उसको क्या मिला, वहां से डैमेजेस मिले। कितने डैमेजेस मिले, कितना मिला उसको पैसा, आप में से किसी को जानकारी है? 1 करोड़। वेरी गुड, 1 करोड़। यस यस मृदुल, यस 1 करोड़, डेफिनेटली 1 करोड़ मिला है उसे, बिल्कुल बिल्कुल 1 करोड़। ये बात रियलिटी है, जो यहाँ पे रियलिटी चेक, तो उसके लिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स है आपको, जो आपको कंपनी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स आप देखोगे आगे की तरफ, हम जब अमेंडमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, कि आप देखो यहाँ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है। तो जैसे 2015 के बाद उसमें अमेंडमेंट आई 2016 में, आफ्टर 2015 उसमें फिर एक अमेंडमेंट आई 2016 में, उसमें कमर्शियल डिस्प्यूट्स को लेकर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 2018 में आई थी, आगे लेके जाती हूँ, 2018 उसको फर्दर अमेंड कर दिया गया था। अब उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, कि ये एक प्रोसीजर लॉ है, ये आपको पता है सब्सटेंसिव लॉ है, जो कि आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोसीजर लॉ, ये सब के सब क्या है, प्रोसीजर लॉ है, जो डिटरमाइन करते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, आप एक सोसाइटी में रहते हो, एक फ्लैट में रहते हो, ठीक है। फ्लैट में रहने के बाद में जो आप लोगों का मेंटेनेंस होता है वो मत भरो। सेक्रेटरी आता है क्या, नहीं आता है घर पे, मेंटेनेंस का भी देने वाला है, नहीं भरते हो। मेंटेनेंस अगर नहीं भरते हो उसके बाद भी क्या सोसाइटी आपके खिलाफ केस नहीं करेगी? मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है क्या? एजीएम नहीं होता उसमें क्या? इन लोगों का, इनके शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं होते क्या? एक सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता? पता है क्या इसके बारे में कि आपके राइट्स क्या है अगर आप मेंबर हो सोसाइटी में? अगर आप एक फ्लैट में रहते हो, आप बोलते हो यार घर तो बहुत छोटा पड़ रहा है, एक काम करती हूँ, एक है ना, एक फ्लैट में एक रूम बढ़ा देती हूँ, तुम्हारी मर्जी चलती है क्या? एक फ्लैट में एक रूम बढ़ा देती हूँ, कंस्ट्रक्शन करा देती हूँ, मेरा घर है ना, मैं कुछ भी करूँ ना, मैं रहती तो सोसाइटी में हूँ तो क्या हुआ, मेरा घर है ना, मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ तो क्या हुआ? आप अगर एक रूम बढ़ाते हो तो अपने मर्जी से बढ़ा सकते हो क्या? अपर्णा, आप अपने मर्जी से बढ़ा सकते हो क्या? नहीं मैम। नहीं बढ़ा सकते। क्यों 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 मैम क्यों वो भाई क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशन, वो मतलब कोई भी बाउंड्री वगैरह खड़ी नहीं कर सकते, मतलब बाउंड्री वगैरह खड़े नहीं कर सकते। कम्युनिटी रूल्स, ओ माय गॉड, कम्युनिटी रूल्स, यस, फाइन। आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है इससे पहले कोई भी चीजों को करने के लिए। एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हो तो भी आप परमिशन लेते हो, नहीं तो सोसाइटी आपके खिलाफ क्या करती है, एक्शन लेती है। पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है, आपकी सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग है, और आप किसी के 4 व्हीलर पार्किंग में अपनी 2 व्हीलर लगा देते हो, तो क्या होता है? तो क्या होता है, चलता है? ऋषभ, चलता है क्या? किसी की भी 4 व्हीलर की पार्किंग है, आप एक फ्लैट में रह रहे हो, मेरी पार्किंग है, और आप उस पार्किंग में मेरी कार की जगह पे अपनी एक्टिवा लगा देते हो, चलता है? नहीं मैम। नहीं नहीं चलता। मैम, जिसका है वही लगाएगा। प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है? मैम, पार्किंग उसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ तो सेल आउट भी होती है पार्किंग ना। हाँ, कुछ तो सेल आउट नहीं होती है, आजकल पार्किंग सेल आउट ही होती है। सर, और आपका जो प्लान होता है
आप उस प्लान को रिवाइज भी करवाते हो, खैर खैर खैर, आई विल नॉट गो इनटू दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तो मैं और भी डिटेल चली जाऊंगी, जब हम आगे जाएंगे तब ये सब बातें, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया सोसाइटी को लेकर। नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नॉट रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव हमारी उस्मा बताएगी। उस्मा चली गई क्या? उस्मा, विकी, उस्मा कहाँ है? विकी, जी हम चली गई है, तो बैटरी अच्छा लॉक ठीक हो है, गया था लैपटॉप का। हाँ ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि समझो डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन, क्या पहले मर्द जो होते थे औरतों को नहीं मारते थे क्या? पहले के जो जमाने के लोग हुआ करते थे 1977 के, 75 के, 80s के, 85 के, जो भी आप समझ के चलो, क्या पहले वो जो मर्द होते थे क्या औरतों को धोपड़ते नहीं थे क्या, मारते नहीं थे क्या? तो डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन एक्ट आया 2005 में, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है क्या? नहीं है। वो कानून उसको, जो 77 वाली लेडी अगर बाद में ऐसे बोले कि मेरे पति ने मेरे को तो बहुत मारा है, ये किया है, और वो 2006 में आके केस करे, तो उसको अलाउड है क्या? नहीं है, बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा कोई कानून लागू हुआ है कि इसके पहले वाले को जो नहीं लगेगा इसके आगे लगेगा, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। ये है रेट्रोस्पेक्टिव जो पीछे की बात करता है, प्रोस्पेक्टिव जो आगे की बात करता है, ठीक है। रेट्रो बिहाइंड, प्रोस्पो पहले, क्लियर हुआ? रेट्रो प्रोस्पेक्टिव, ये दो दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग शब्द है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, कि कानून कौन सा किस तरीके से लगता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। जो महादेवा प्रसाद सिंह एंड अनदर वर्सेस राम लोचन एंड अदर्स, वेंकटा नरसिन्हा वर्सेस लक्ष्मी वेंकम्मा, 1910 का केस है। तो ये केसेस भी अपन पढ़ेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूं मैं। अब सब्जेक्ट टू द रिस्पेक्ट ऑफ दिस कोड, जब कोई एक मैटर साइलेंट होता है, कभी भी कोड, अगर कोई जस्टिस है उन्होंने उस चीज के ऊपर बात की है, एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, अब कोई ऐसी बात है जो कानून उसके ऊपर चुप है, कानून साइलेंट है, तो तुम वायलेंट मत बन जाना, लेकिन उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, ठीक है। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, अगर उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करता है तो वो क्या हो जाएगा, भले ही लॉ साइलेंट है लेकिन हम किस पे चलेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है। ये तीन शब्द, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस, ये आप लोग हर किसी ड्राफ्ट में देखोगे, हर किसी चीज में देखोगे जो अंडर सेक्शन 152 सीपीसी में आता है। अब 151 जो होता है वो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, सबको पता है, सबको सबको, कि 151 मालूम नहीं है क्या? कोर्ट अपने पावर्स यूज कर सकता है, कोर्ट बटरफ्लाई हो जाता है, कोर्ट अपने विंग्स खोल लेता है, स्पाइडरमैन बन जाता है, आपको नहीं मालूम है क्या? लेकिन 152 कौन नहीं पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता 152, क्यों? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड्स एंड कंसाइंस को लेकर इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्या? नहीं पढ़ते। अब जब सीपीसी को डिवाइड किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, जो डीजे साहब होते हैं, डीजे, वो किसको डील करते हैं? सिविल मैटर्स में डील करते हैं। और जो सेशन कोर्ट होते हैं वो कौन से मैटर्स में डील करते हैं? क्रिमिनल मैटर्स में डील करते हैं। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जब आपकी उम्र आपके स्टेट में जो होती है कि अगर आपको डीजे बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, जेएलओ अगर आपका छूट गया कि करते 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 बाल सफेद हो गए लेकिन हम जेएलओ नहीं बन पाए, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं बन पाए, तो क्या करेंगे? डीजे की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो डीजे साहब कौन है? जो सिविल मैटर्स में डील करता है। क्रिमिनल मैटर्स में कौन डील करता है? सेशन जज। इसकी हायरार्की वहां समझाऊंगी, हर जगह अलग अलग हायरार्की है। इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये सब आपको बताते हुए चल रही हूँ कि ये जो कोड है ये अप्लाई करता है कोड ऑफ सिविल जुडिकेटर, बट ये स्पेशल और लोकल लॉ को नहीं लगता। अब स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन वुमेन के लिए स्पेशली बनी हुई है,
रैंड कंट्रोल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश रैंड कंट्रोल स्पेशली किसके लिए बनी हुई है। उसके बाद में लोकल लॉस जो है, स्पेशल लॉस जो है मैरिज को लेकर अगर मैं कहूं, ठीक है। तो सावित्री बाई का जो केस है, सावी वर्सेस AIR 1921 का केस है, जो कॉन्फ्लिक्ट बताता है सिविल में जब स्पेशल लॉ की बात आती है। इसका एक्सटेंशन देखिए, ये सिविल लॉ का एक्सटेंशन जो है JNK में भी है 2019 31 अक्टूबर। छोटे छोटे बच्चे जो LLB पढ़ने जाते हैं ना, उनसे भी अगर अपन पूछेंगे ना, अरे तुमको नहीं मालूम है क्या, अभी जम्मू कश्मीर को भी लगता है, अभी वो एग्जाम्शन नहीं है, उसका एक्सटेंशन है 31 अक्टूबर 2019 विथ इफेक्ट फ्रॉम कि JNK को भी हमारा CPC लगता है। क्लियर? थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू CPC का क्लियर हुआ, मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया आप लोगों को, कब आई थी, कैसे आई थी, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये किसे लगती है, इसका साइटेशन क्या है, एनैक्टमेंट क्या है, कमेंसमेंट क्या है। समझ में आया? बोर हो रहा है? नो मैम। समझ में आया?